चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने तो इस मिट्टी में अपने परिवार का खून कहा यहाँ मिला हुआ है। यू हैव लॉस्ट योर फादर टू अ टेरर अटैक। आज जो पंजाब में हो रहा है और जो आम आदमी पार्टी द्वारा फंडिंग की एक बात निकली है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड सब जगह से पैसे आ रहे हैं एफसीआरए के वायलेशन में, आप मानते हैं? क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा गया है कि कहीं ना कहीं फंडिंग में आम आदमी पार्टी के रिश्ते किनके साथ हैं? रुको जरा, सब्र करो। नमिका जी, मैं पहले आपके पिछले सवाल का जवाब देते हुए इस सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, चंडीगढ़ में सिर्फ मेयर के चुनाव में ही लोकतंत्र की हत्या नहीं की गई। उससे पहले जब पंजाब विश्वविद्यालय के सेनेट का चुनाव हुआ, और पंजाब विश्वविद्यालय शायद एक इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका बहुत ही सुदृढ़ लोकतांत्रिक ढांचा है, उस सेनेट के चुनाव को, क्योंकि वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वाइस चांसलर थे, उसको नोटिफाई भी नहीं किया गया, उसकी पुष्टि भी नहीं की गई। और इसलिए इस शहर को और खासकर पंजाब विश्वविद्यालय को एक लेबोरेटरी बना लिया गया है कि जो अलोकतांत्रिक काम भाजपा को पूरे देश में करने हैं, पहले उसका तजुर्बा यहां किया जाता है। अब मैं नहीं, उससे पहले कि आप बाकी सवालों पे जाएं, तो आपने क्या इस तरह का एक लेबोरेटरी जेएनयू में बना रखा? क्योंकि कन्हैया कुमार आज कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं दिल्ली में, और किस तरह के वहां जेएनयू में नारे उठे थे, मुझे शायद आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपकी लैब वहां चलती है, उनकी लैब यहां चलती है, आपकी लैब उनकी लैब से बेहतर कि उनकी लैब। क्या पॉलिटिक्स यहां तक आकर सीमित हो जाती है? देखिए, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नमिका जी, हमने कभी इस देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी, और चंडीगढ़ में मैंने आपको 2 प्रमाणित उदाहरण दिए हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यहां पे लोकतंत्र की हत्या की गई थी। 1975 क्या था? इमरजेंसी क्या थी? अब आप अपने पहले सवाल से हटकर अब आप इस बहस में, कांग्रेस पार्टी ने कभी लोकतंत्र की हत्या नहीं की। मैं याद दिला रही हूं, तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। जो 1975 से लेकर 1977 का समय था, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था, और उस फैसले के लिए खुद श्रीमती इंदिरा गांधी ने, मेरे ख्याल 1978 में उन्होंने महाराष्ट्र में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए, और मैंने आपके पुराने अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा था, जहां पे मैंने उस भाषण की कुछ पंक्तियों को कोट किया था, और उन्होंने खुद ही कहा था कि वो फैसला दुर्भाग्यपूर्ण था, और दैट चैप्टर एंडेड। बट उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश की। और मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि पिछले 10 वर्ष जो एनडीए भाजपा के कार्यकाल के निकले हैं, इस देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है, जो 2024 के बाद एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी में तब्दील करने का इनका षड्यंत्र है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये आप कैसे कह रहे हैं? आपके पास क्या तथ्य हैं कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो जाएगी 2024 के चुनावी नतीजों के बाद? इसका मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी जी वापस आ रहे हैं? मैं इसीलिए पूरे देश में एक बदलाव की लहर है। जो 5 चरण के मतदान हुए हैं, उस 5 चरण के मतदान ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ है, और उत्तर भारत में हाफ है। तो जो 400 की बात करते थे, आज वो 150 सीट पाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल सबसे पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा बदलाव किसने किया? 80 अमेंडमेंट्स, 80 ओकेजन्स पर कांग्रेस ने बदला कॉन्स्टिट्यूशन को। 42nd अमेंडमेंट कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। जो आत्मा थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, बी आर अंबेडकर जी ने जिसको आत्मा कहा था, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सेक्युलर सोशलिस्ट घुसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और कहते हैं आप कि डरना चाहिए बीजेपी से। हिपोक्रिटिकल। कंट्रोल उदय। संविधान को संशोधित करना और संविधान को खारिज करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से, नमिका जी, सार्वजनिक तौर पर यह बयान आया है कि हम भारत के संविधान को खारिज करना चाहते हैं। अनंत हेगड़े, जिनको टिकट नहीं मिली, तो टिकट नहीं दी, इसका यह मतलब तो नहीं है कि अनंत हेगड़े क्या नरेंद्र मोदी से बड़े हैं? क्योंकि यह सवाल उनसे इंटरव्यू में मैंने पूछा है, और उन्होंने कहा, दैट इज हिज वर्ड, जस्ट लाइक कांग्रेस पार्टी पहले अपना आश्वासन दे चुकी है कि अब वो आगे नहीं करेगी जो 1975 में किया। उनका वर्ड है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा है। उनका वर्ड ना माना जाए, आपका क्यों माना जाए? बिल्कुल इसलिए क्योंकि जो उनकी मंशा है, एक उनका नेता नहीं, अनेक नेता उनके इस बात को कह चुके हैं, और उसके बाद जब इस देश में बैकलैश हुआ, तो प्रधानमंत्री को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि मैं संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। ईवीएम में आपका फेथ है कि नहीं? अब मैं आपकी ईवीएम के सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए, एक लोकतंत्र एक भरोसे के आधार पर खड़ा है। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर ईवीएम्स आर रिग्ड,
द क्वेश्चन इज अ परसेप्शन दैट ईवीएम्स कैन बी रिग्ड। सवाल ये नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मेरी परसेप्शन है इसीलिए बदल डालो। लेकिन तेलंगाना में हम जीतेंगे, ईवीएम ठीक है। कर्नाटका में हम जीतेंगे, ईवीएम ठीक है। हिमाचल में हमारी सरकार आएगी, हम बिल्कुल शपथ ले लेंगे, ईवीएम ठीक है। लेकिन मोदी जीतेगा तो हम ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजाई की भजिया है। नविका जी, हर चीज एक बाइनरी नहीं होती, राइट? दैट आप जीतेंगे तो आप कहते हैं ईवीएम ठीक है, आप हारेंगे तो आप कहते हैं कि ईवीएम खराब है। मैं आपसे जो बात कर रहा था वो बड़ी संजीदा और बहुत गंभीर बात कर रहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास की बुनियाद पर खड़ा है। डेमोक्रेसी इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, और इसलिए जब उस भरोसे को सींध लगती है तो ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, शायद आपके शो पे भी कही होगी, कि मेरा ये मानना है दैट डेमोक्रेसी इज टू प्रेशियस टू बी लेफ्ट टू टेक्नोलॉजी अलोन। All right, so let me ask you. Number one, I'm grateful to you that you're upholding democracy because आपकी पार्टी ने मुझे बॉयकॉट किया हुआ है। आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और डेमोक्रेसी का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। I think this deserves a round of applause because आपकी पार्टी शायद समझती है कि डेमोक्रेसी कुछ जर्नलिस्ट को बैन करके आगे बढ़ेगी। Having said that, एक मिनट, मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, 2014 से पहले आप गोदी मीडिया की संज्ञा इस देश में क्यों नहीं सुनते थे? और 2014 के बाद गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। मैं सूचना प्रसारण मंत्री रहा हूं इस देश का, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात के ऊपर थोड़ा आत्मचिंतन करिए कि सवाल बाइकॉट और बैन का नहीं है। जो गंभीर और बुनियादी सवाल यह है कि 2014 के बाद जो गोदी मीडिया की संज्ञा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि कई जो एंकर्स हैं, जब वो कवर करने जाते हैं पब्लिक इवेंट्स, तो आप देखते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके माइक छीन लेते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। माफ कीजिएगा, जो गोदी मीडिया नहीं है वो कई बार सवाल आपके नेताओं से ये भी पूछते हैं कि आप स्पेगेटी कैसे बनाते हैं। आपको शायद उस तरह का मीडिया पसंद हो, शायद आपकी अपेक्षा सबसे वो हो गोदी मीडिया बुलाइए, जो मर्जी बुलाइए। परसों एक स्टोरी की और मेरी चैनल की रिपोर्टर बाहर खड़ी है आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे और सवाल पूछ रही है और उसके हाथ में माइक है, उसके साथ एक कैमरा पर्सन है। लाइव ऑन कैमरा उसको धक्का दिया गया, कैमरामैन को थप्पड़ लगाया गया और कैमरा को तोड़ा गया, डैमेज किया गया। आपके हिसाब से ये डेमोक्रेसी है? और आपने आम आदमी पार्टी का पहना हुआ है पट्टा, इसीलिए पूछ रही हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोकतंत्र है कि टोटली वन साइडेड बायस्ड स्लांटेड खबरें 24 घंटे आप लोग दिखाते रहे? क्या ये भी लोकतंत्र है? क्या नहीं, तो ये लोकतंत्र है कि भावना किशोर अगर शीश महल में, मुझे बताइए वन साइडेड क्या है? 45 करोड़ का अगर मुख्यमंत्री का घर बनाए, जो कहते हैं मैं उस बिल्कुल ऑर्डिनरी आम आदमी हूं, मुझे घर वर नहीं चाहिए, और उसको पेश किया जाता है जनता के सामने, तो उस लड़की को जो यहां लुधियाना में खड़े होकर बाइट लेने के लिए आई, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा ये वाकया, और उसके साथ जेल में जो घटी, क्योंकि पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर है, आपने देखा होगा। क्या ये लोकतंत्र है? मैं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आपकी नैतिकता पर मैं ये सवाल छोड़ती हूं, आपकी नैतिकता पर मैं ये सवाल छोड़ती हूं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सही था, नहीं था? तब मनमोहन सिंह ने मना क्यों किया था? उसके बाद किस तरह के एविडेंसेस आपके समय में कोर्ट्स में पहुंचाए गए, क्योंकि एजेंसीज आपके अंडर थी? ये मैं आपकी कॉन्शियंस और आपकी नैतिकता पर छोड़ती हूं। लेकिन ये मेरा केस नहीं है। टू प्रूव इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट माय केस। माय केस एज अ जर्नलिस्ट इज टू शो दैट देयर वाज अ स्कैम दैट हैपेंड, दैट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैंसल्ड 122 licenses. I do not head an investigation agency. I do not head the courts of this country. I can only put the facts as up to the point where a journalist can go. And finally, when it went before a court of law for a criminal trial, because the entire thing was based on foundations of sand, the entire campaign of innuendo and calumny collapsed like a pack of cards. So you be people, it. no, not so be it. So be it. The case is going. The case has got another clearance for being tried again. That's a different matter. We have to wait and watch. No, but that's a different matter. When there was a clean acquittal, the least you could have done is apologize to those people whose reputations you trifled with in the name of a media trial. वाह, Yes, we can go on. It is a topic, but for you to put it all on the media, I think is completely unjust. But let me ask you. Acquittal हुआ कि नहीं? Acquittal हुआ कि नहीं? Of course हुआ। फिर आपको माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन 122 लाइसेंसेस कैंसिल हुए कि नहीं? हुए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा? ये भी आप बताइए ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, आप दूसरा सवाल करते हैं। You are trying to become the journalist and you are making me the नेता. I am not contesting elections, sir. तो आजकल अगर पत्रकारिता इस देश में इम्पार्शियल होती तो ये रोल रिवर्सल ना होता कि जो पत्रकार हैं उनको नेता बनना पड़ता, जो नेता उनको पत्रकार बनना पड़ता। चलिए, तो मैं आपसे सवाल पूछूं। मैंने आपसे पूछना है कि आपने आम आदमी पार्टी का ये पहना हुआ है, मुझे बता दीजिए, आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी है तो यहां से 20 किलोमीटर दूर कांग्रेस पार्टी उनका साथ क्यों नहीं दे रही? मैं आपको एक दूसरे को चोर चकार बुला रहे हैं। मैं सीधा इसका जवाब दे देता हूं। हमारी लड़ाई इस देश में लोकतंत्र को बचाने की है।
भारत के संविधान को बचाने की है। ओह, ना, एक मिनट, अब सुन जिनको लीजिए। आप चोर कहते हैं, उनके साथ मिलके आप देश का संविधान बचाएंगे। I'm so impressed। आप तो बिल्कुल क्या कहते हैं, अपने कई गेस्टों की तरह हो रही हैं, जो बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं कहा एंकर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी बुनियादी लड़ाई 3 चीजों पर आधारित है। सबसे पहले इस लोकराज की रक्षा करना, दूसरा भारत के संविधान की रक्षा करना, और तीसरा जिस ख्याल पे ये मुल्क आधारित है उसको सुदृढ़ करना। मैं आपको आप ही का एक वाक्य सुनाना चाहती हूँ। कांग्रेस का पूरा कैंपेन संविधान बचाओ की थीम पर है, और आपका एक बयान 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हो रही चर्चा में आपने लोकसभा में कहा। पहले सुनते हैं मनीष तिवारी जी का ये बयान। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अब आपने प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया, उस संविधान का क्या होगा? क्या सरकार यहां पे फिर उस संविधान को खारिज करने के लिए भी विधेयक लेके आएगी? मैं पूछना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग संविधान होने चाहिए थे, या पैरेलल होने चाहिए, या देश के साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सोचा था कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, कि इतनी देर टेम्पररी क्यों रहा? ये फंस गया सीएम। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी मानती है। देखिए, ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण था, निंदनीय था, और इसीलिए श्री सैम पेट्रोडा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अब अध्यक्ष नहीं है। लेकिन ये वही इंसान है जिन्होंने 1984 सिख राइट्स के बारे में कहा था, जो हुआ सो हुआ। देखिए, जहां तक श्री सैम पेट्रोडा का सवाल है, उनको अपने पद से हटा दिया गया है। तब नहीं हटाया था, अब वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। और जहां पर राहुल गांधी के मेंटोर तो हैं। राहुल गांधी जी के अगर वो मेंटोर हैं तो फिर उनको अध्यक्षता से नहीं हटाया जाता। उनको, अगर उन्होंने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, और ये बयान पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। गुजरात चुनाव में वापस आ जाते हैं। जहां तक 1984 का सवाल है, मैंने कई बार हर सार्वजनिक मंच है कि जो 1984 में हुआ वो पूरी तरह से दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था, अनफॉर्चुनेट था, और वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। पब्लिक के कुछ सवाल है, और पब्लिक के सवाल में वीरेंद्र का एक सवाल चंडीगढ़ से है। पहले आपको सुनवाती हूँ। मेरा क्वेश्चन मनीष तिवारी से है कि हमारे राम मंदिर के बनने में कांग्रेस ने अड़ंगा क्यों उड़ाया है? और जब वो महंगाई की बात करते हैं, 2004 से 2014 तक का परसेंटेज निकाल लीजिए महंगाई में, और 2014 से 24 तक का परसेंटेज निकाल लीजिए। अच्छा, ठीक है। राम मंदिर में इतना अड़ंगा क्यों? कांग्रेस पार्टी कभी राम मंदिर के खिलाफ नहीं रही। कांग्रेस पार्टी का सदा यह मत रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उच्चतम न्यायालय का फैसला हमको स्वीकार होगा। हमने उस उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वीकार किया। देखिए, हमारे दिल में राम है, पर हमारे हाथों को चाहिए काम। आप मानते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं? आई नो आपके पास समय का है, पर मोदी जी तानाशाह हैं, और आप सारी पार्टियां जो जर्नलिस्ट पर प्रहार होते हैं कुछ नहीं कहते हैं, आप तानाशाह नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा कि श्री नरेंद्र मोदी तानाशाह है। ये तो आप उनको ये संज्ञा दे रहे हैं, ये तो आप उनको संज्ञा दे रही है। मैं ये बात जानता हूं कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रश्न का जवाब लोकसभा में नहीं दिया, और पिछले 10 वर्ष में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हो। ये वास्तविकता है। तो और जो सवाल पूछते हैं पत्रकार और उनको मारपीट दिया जाता है, जेल में डाला जाता है। पंजाब एंड हरियाणा को हाईकोर्ट जो जहां हम बैठे हैं वहां वो केस स्क्वॉश करती है मेरी रिपोर्टर भावना किशोर के खिलाफ, उस पर आपका कुछ? देखिए, ऐसा है कि नमिता जी, हम किसी गलत चीज का समर्थन नहीं करते हैं, पर मैं दोबारा आपको यह कहना चाहता हूं कि इस बात पे बहुत गंभीरता से विचार करिए कि बहुत सारे लार्ज सेक्शंस ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया और कॉर्पोरेट मीडिया को आज गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों दी गई है। इसमें बहुत गंभीरता से आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। आपसे बात करने के लिए 150 सीट्स फॉर बीजेपी, कांग्रेस की कितनी आएंगी? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में बनता जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 जून 2024 को इस देश में एक नया सवेरा होगा और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मनीष तिवारी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन पब्लिक मंच, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।